हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रजनीत मेडिकल एजुकेशन। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्रॉनिक किडनी डिसीज। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो क्रॉनिक किडनी डिसीज, प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्यूट किडनी इंजरी या फिर एक्यूट किडनी डिसीज को डिस्कस किया था, AKI को। इस लेक्चर में हम CKD, जिसको क्रॉनिक किडनी डिसीज या फिर इसको CKD भी बोलते हैं। तो क्रॉनिक का मतलब क्या होता है? एक्यूट तो देखो हमने देखा था कि वो सडनली वो कंडीशन अराइज हो रही है, थोड़े टाइम में ही वो क्विकली और सडनली वो कंडीशन अराइज हुई थी। क्रॉनिक किडनी डिसीज का मतलब है कि ये जो कंडीशन है ये ग्रेजुअली, मतलब धीरे धीरे और लंबे टाइम से, लॉन्ग टाइम में ये कंडीशन अराइज होती है। ये एकदम से नहीं होती, ये कुछ सालों से ये कंडीशन चली आ रही है एंड देन उसको क्रॉनिक किडनी डिसीज कहा जाता है। मतलब कि जो डैमेज है किडनी में वो काफी टाइम से धीरे धीरे होता आ रहा है, जिसको क्रॉनिक किडनी डिसीज बोला गया है। तो ये क्या है? इट इज अ लॉन्ग टर्म कंडीशन। लॉन्ग टर्म है इसलिए क्रॉनिक बोलते हैं। प्रोग्रेसिव कंडीशन है। प्रोग्रेसिव मतलब ग्रेजुअली, धीरे धीरे क्या होता है, किडनी में थोड़ा डैमेज हुआ, फिर ज्यादा, तो धीरे धीरे डैमेज होना स्टार्ट होता है। Where the kidneys lose their ability to function effectively over time। इसमें क्या होता है कि जो किडनीज हैं वो अपना फंक्शन धीरे धीरे क्या करती है, लूज कर देती है। तो किडनीज के फंक्शन क्या है? किडनी का सबसे पहला फंक्शन क्या है? वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालना, वेस्ट को ब्लड से फिल्टर करना। तो किडनीज में जो नेफ्रॉन है उनका काम क्या है? ब्लड को फिल्टर करना। और कौन कौन से वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालती है? जैसे कि क्रेटिनिन हो गया, जो कि मसल के ब्रेकडाउन से निकलता है, मसल के मेटाबॉलिज्म से। यूरिया हो गया, जो कि प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म से निकलता है। तो क्रेटिनिन, यूरिया, यूरिक एसिड, इन सबको बाहर निकालना ब्लड से, जो कि बहुत जरूरी है। तो इस वेस्ट को फिल्टर करना, प्लस किडनीज क्या करती है, जो भी एक्सेसिव वाटर है हमारी बॉडी में, फ्लूइड है, उसको बॉडी से बाहर निकालती है। एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करती है। जो भी वेस्ट है उसको बाहर निकालना है। एसिड बेस को कैसे मेंटेन करता है कि जो H पॉजिटिव आयंस है उसको एक्सक्रीट आउट करती है यूरिन के थ्रू, और जो बाइकार्बोनेट है उनको एब्जॉर्ब करती है, रीएब्जॉर्ब करती है। ऐसे एसिड बेस बैलेंस बनाती है। साथ में ही वो क्या करती है? इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करती है। इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट्स, कैल्शियम, इन सबको मेंटेन करती है। विटामिन डी को एक्टिवेट करती है। विटामिन डी को एक्टिवेट कौन करता है? किडनीज। और विटामिन डी किसके लिए जरूरी है? कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए। साथ में ही ये क्या करता है? ये कुछ हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करता है किडनी जैसे कि एरिथ्रोपोइटिन को प्रोड्यूस करता है। एरिथ्रोपोइटिन क्या करता है? रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है, जो बोन मैरो से आरबीसीज बनते हैं। रेनिन को प्रोड्यूस करता है। रेनिन जो कि रास सिस्टम है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, जो कि ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। तो किडनीज उसमें भी फंक्शन करती है। तो ये सभी किडनीज के फंक्शन है। और अगर किडनीज में डैमेज हो जाता है तो ये सारे फंक्शन का क्या होगा? ऑपोजिट होगा। तो जैसे कि क्रॉनिक किडनी डिसीज में हम पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, कि एक्सेसिव फ्लूइड बॉडी से बाहर नहीं जाता, बॉडी में ही रिटेन रहता है। जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो इम्बैलेंस हो जाते हैं, एरिथ्रोपोइटिन प्रोड्यूस नहीं होता, विटामिन डी एक्टिवेट नहीं होता, तो कैल्शियम की कमी हो जाती है ब्लड में। तो ये सभी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या है, ये किडनीज डैमेज है। तो डिसीज किडनी का मतलब है कि जो भी नेफ्रॉन्स विद टाइम डैमेज हो गए हैं क्रॉनिक किडनी डिसीज में, वो क्या हो जाएंगे? वो नेफ्रॉन्स, वहाँ पर वो जो नेफ्रॉन टिश्यू है वो स्कार में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या है? डैमेज ग्लोमेरुलस है, स्कार टिश्यू है, डैमेज ट्यूब्यूल्स हैं। तो नेफ्रॉन्स में क्या होता है? ग्लोमेरुलस होता है। तो इस तरह से नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर होता है। तो ये क्या होता है? ग्लोमेरुलस होता है, जिसके अंदर टाइनी कैपिलरीज होती हैं, ब्लड कैपिलरीज, बोमेन्स कैप्सूल के अंदर। और इन टाइनी ब्लड कैपिलरीज से ही ब्लड फिल्टर होता है, जिसको हम ग्लोमेरुलाई कहते हैं। उसके नीचे क्या होता है कि टिब्यूल्स होते हैं, PCT, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल्स, लूप ऑफ हेनले, डिस्टल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल्स एंड कलेक्टिंग डक्ट्स। तो ये कलेक्टिंग डक्ट्स होते हैं। तो ये टिब्यूल्स भी डैमेज हो सकते हैं, ग्लोमेरुलाई भी डैमेज हो सकती है। तो ओवरऑल नेफ्रॉन में डैमेज होने के कारण विद टाइम वो स्कार टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि ये स्कार टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए क्रॉनिक किडनी डिसीज क्या है? इरिवर्सिबल है। वेयर एज हमने AKI, एक्यूट किडनी डिसीज में क्या पढ़ा था कि वो रिवर्सिबल है। अगर हम उसका टाइमली मैनेजमेंट कर देते हैं तो वो रिवर्सिबल है। लेकिन क्योंकि क्रॉनिक किडनी डिसीज थोड़े टाइम से नहीं हो रहा है, ये काफी टाइम से चली आ रही है ये कंडीशन, जो भी इसका कोज होगा वो हम आगे पढ़ेंगे, उसकी वजह से जो किडनीज में जो डैमेज हुआ है वो परमानेंट हो जाता है। उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता।
ये हो सकता है कि कुछ स्टेज पर हो क्रॉनिक किडनी डिसीज की, कुछ नेफ्रॉन डैमेज हो गए हैं लेकिन कुछ नेफ्रॉन अभी भी फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो डिपेंड करता है। लेकिन जो डैमेज हो चुका है दैट इज इरिवर्सिबल। सो इट इज इरिवर्सिबल एज द डैमेज नेफ्रॉन्स कैन नॉट रीजनरेट। डैमेज जो नेफ्रॉन हो चुके हैं वो रीजनरेट नहीं हो पाते। देखो स्टार्टिंग में क्यों क्रॉनिक किडनी डिसीज बन जाती है, क्योंकि शुरुआत में जो इसके साइन एंड सिम्टम्स हैं वो नहीं दिखाई देते। ये शुरू में क्या होता है, एसिम्टोमेटिक, कोई भी साइन एंड सिम्टम नहीं आते, नॉर्मल ही लगता है पर्सन को। लेकिन धीरे धीरे जब काफ़ी कुछ डैमेज हो जाता है तब इसके साइन एंड सिम्टम्स अपीयर होते हैं। तो सीकेडी क्या है, एसिम्टोमेटिक होता है अर्ली स्टेज में, एंड जब तक ये डायग्नोज किया जाता है तब तक सिग्निफिकेंट और इरिवर्सिबल डैमेज वहाँ पर हो जाता है, जिसके कारण इसको दोबारा ठीक नहीं किया जा सकता। अर्ली डिटेक्शन प्रिवेंट्स फ्रॉम प्रोग्रेसिंग टू किडनी फेलियर। अब देखो कि हो गए, डैमेज तो हो गया किडनी में, लेकिन अगर हमें स्टार्टिंग की स्टेजेस पर पता लग गया है, अभी एंड स्टेज रीनल फेलियर नहीं हुआ, उससे पहले पता लग गया है, तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसा ट्रीटमेंट दे सकते हैं जिससे क्या होगा कि कुछ किडनी का डैमेज अभी भी हम बचा सकते हैं। क्योंकि अगर हम टाइमली ट्रीटमेंट नहीं देंगे तो धीरे धीरे पूरी किडनी डैमेज होती जाएगी, जिसके जो लास्ट ऑप्शन क्या बचता है, क्योंकि एंड स्टेज रीनल फेलियर या फिर एंड स्टेज किडनी डिसीज हो जाती है, तो उसमें क्या होता है कि ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट या फिर डायलिसिस ही होता है। अब इसकी पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं सीकेडी की। सबसे पहले प्रोग्रेसिव नेफ्रॉन लॉस लीड्स टू रिड्यूस जीएफआर। अब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ये क्या होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। अब ये जो नेफ्रॉन है, मैं एक रफली सा यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ नेफ्रॉन का। तो जो नेफ्रॉन है यहाँ पर ये ग्लोमेरुलस है, ग्लोमेरुलाई है, जो कि स्मॉल ब्लड कैपिलरीज का एक बंच होता है, बंडल होता है, जो कि ब्लड को फिल्टर करते हैं। तो ये ब्लड को फिल्टर करते हैं। ब्लड को फिल्टर करके ये जितना ब्लड पर मिनट, कितना ml ब्लड ये 1 मिनट में फिल्टर करता है, ये ग्लोमेरुलस, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, कि 1 मिनट में कितना ml ब्लड ग्लोमेरुलस फिल्टर करता है, उसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बोलते हैं, या फिर GFR। तो ये GFR क्या इंडिकेट करता है, ये GFR जो नॉर्मल GFR होता है वो 90 ml से ऊपर होता है, 90 to 120 ml पर मिनट ये हो सकता है, तो ये नॉर्मल होता है। अब अगर GFR 90 ml पर मिनट से रिड्यूस होता जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं कि किडनी में डैमेज है, किडनी डिसीज है। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो नेफ्रॉन है क्रॉनिक किडनी डिसीज में, वो GFR उनका रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है, तब हम क्या बोलते हैं कि नेफ्रॉन्स डैमेज है, इसलिए वो फिल्टर नहीं कर पा रहे ब्लड को। नेक्स्ट इज इनिशियल स्टेज। अब जब स्टार्टिंग में जब ये डैमेज शुरू होता है तो क्या होता है कि कॉम्पनसेशन बाय रिमेनिंग नेफ्रॉन्स, कुछ नेफ्रॉन डैमेज हो गए स्टार्टिंग में, तो इनिशियल स्टेज पर क्या होगा कि जो बचे हुए नेफ्रॉन हैं जो कि अभी डैमेज नहीं हुए, वो नेफ्रॉन क्या करेंगे, ओवरटेक करेंगे और कंपनसेट करेंगे। इसका क्या मतलब है कि वो सारा काम अपने ऊपर ले लेंगे, वो काम करने लग जाएंगे, फिल्टर करने लग जाएंगे। तो जिससे क्या होगा कि स्टार्टिंग में तो सिम्टम्स अपीयर नहीं होंगे क्योंकि वो फिल्टर कर रहे हैं, तो मे बी GFR क्या हो, नॉर्मल हो, 90 ml पर मिनट ही हो, लेकिन डैमेज वहां पर है, नेफ्रॉन्स कुछ डैमेज हो चुके हैं, वो डिटेल टेस्ट से ही पता लगता है। अब क्योंकि स्टार्टिंग में साइन एंड सिम्टम्स नहीं अपीयर होते तो पेशेंट्स जो हैं वो जाते नहीं है डॉक्टर्स के पास, और जब सिम्टम्स अपीयर अराइज होते हैं तभी वो डायग्नोज करवाते हैं। तो जो बचे हुए नेफ्रॉन है जो सही हैं, जब वो काम करना स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा काम अपने ऊपर ले लेते हैं, उसको क्या बोलेंगे हम, हाइपर फिल्ट्रेशन। तो जिसके कारण वो नेफ्रॉन भी क्या होंगे, धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे। किसी पर्सन पर जब हम 2% का काम या फिर 3% का काम डाल देंगे तो वो भी धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी लूज कर देगा। इसी तरह से नेफ्रॉन्स पर होता है। देन लेटर स्टेजेस में क्या होता है कि कॉम्पनसेशन फेल होती है, वही जो नेफ्रॉन काम कर रहे थे अब वो भी फेल होते जाते हैं क्योंकि इतना तो वो काम नहीं कर पाते, तो धीरे धीरे डैमेज और बढ़ता जाता है, लीडिंग टू वेस्ट एक्यूमुलेशन, यूरीमिया एंड सिस्टमिक कॉम्प्लिकेशंस। तो धीरे धीरे क्या होता है, किडनीज का काम क्या है, मैंने बताया कि वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालना, वेस्ट जैसे कि यूरिया, क्रेटिनिन, यूरिक एसिड, ब्लड यूरिया, नाइट्रोजन बढ़ जाता है इसमें। तो क्या होगा, इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, यूरीमिया। यूरीमिया का मतलब है कि ब्लड में
यूरिया, क्रेटिनिन, इनका लेवल क्या हो जाना, इंक्रीज हो जाना, जिसको हम यूरीमिया बोलते हैं। ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि किडनीज प्रॉपर फिल्टर नहीं कर पा रही। अगर किडनीज वेस्ट को फिल्टर नहीं कर पाएंगी तो वेस्ट ब्लड में ही इकट्ठा होता जाता है, और साथ में ही क्या होता है, और भी कॉम्प्लिकेशंस आती है, सिस्टमिक कॉम्प्लिकेशंस, जैसे कि जो किडनीज हैं वो एक्सेसिव वाटर को भी रिमूव नहीं कर पाती, तो फ्लूइड की रिटेंशन बॉडी में होने लग जाती है। उसके साथ साथ ही इलेक्ट्रोलाइट्स इंबैलेंस हो जाते हैं। तो क्या क्या बायोकेमिकल मार्कर्स हमको देखने को मिलते हैं, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन इंक्रीज हो जाता है, क्रेटिनिन इंक्रीज हो जाता है। अब ब्लड यूरिया नाइट्रोजन क्या है, जो भी नाइट्रोजन निकल रही है यूरिया से, वो ब्लड में उसका अमाउंट क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। क्यों, यूरिया ब्लड में इंक्रीज हो रहा है तो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन इंक्रीज हो जाती है। क्रेटिनिन का लेवल ब्लड में इंक्रीज हो जाता है क्योंकि बॉडी से बाहर तो जा नहीं रहा। देन इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस हो जाता है। अब इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन से इंबैलेंस होते हैं, देखो, हाइपरकैलेमिया, पोटेशियम का लेवल इंक्रीज हो जाता है, पोटेशियम बॉडी से बाहर नहीं जाता, यूरिन के थ्रू बाहर नहीं जाता, हाइपरकैलेमिया उस कंडीशन को बोलते हैं। इसके साथ ही फोस्फेट का लेवल, हाइपरफोस्फेटीमिया, मैग्नीशियम का लेवल, हाइपरमैग्नीसीमिया, इनका लेवल भी इंक्रीज हो जाता है। सोडियम का लेवल भी बॉडी में इंक्रीज हो जाता है, हाइपरनेट्रीमिया। लेकिन आपको याद क्या रखना है कि कैल्शियम का लेवल बॉडी में डिक्रीज हो जाता है अगर किडनीज डैमेज हो रही हैं। तो कैल्शियम का लेवल क्यों डिक्रीज होता है, कि कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी जरूरी है, और विटामिन डी को कौन एक्टिवेट करता है, किडनीज ही एक्टिवेट करती हैं। तो विटामिन डी एक्टिवेट नहीं होगा क्योंकि किडनीज डैमेज है, तो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन ब्लड में, बॉडी में नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से कैल्शियम का लेवल ब्लड में कम हो जाएगा। इसके साथ ही इसका दूसरा रीजन क्या है कि जो फोस्फेट है उसका लेवल बॉडी में बढ़ जाता है, हाइपरफॉस्फेटीमिया, जिसके कारण फोस्फेट क्या होता है, कैल्शियम के साथ, जो भी फ्री कैल्शियम अवेलेबल होता है ब्लड में उसके साथ बाइंड हो जाता है। जब फोस्फेट कैल्शियम के साथ बाइंड हो जाएगा तो ब्लड में कैल्शियम का, फ्री कैल्शियम का लेवल कम हो जाएगा। उसके साथ ही क्या होता है कि पैराथायरॉयड हार्मोन पीटीएच, जब कैल्शियम का लेवल डिक्रीज होता है ब्लड में तो पैराथायरॉयड ग्लैंड पैराथायरॉयड हार्मोन को रिलीज करती है कि कैल्शियम के लेवल को ब्लड में ठीक करो। तो क्या करती है वो पैराथायरॉयड हार्मोन, बोन से कैल्शियम को ब्लड में निकालना शुरू कर देता है कि ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम है, जिससे बोन्स बहुत वीक हो जाती हैं, बोन्स की रिजॉर्प्शन होने लग जाती है। तो ब्लड में कैल्शियम का लेवल मेंटेन करने के लिए बोन से कैल्शियम को निकाला जाता है। तो ये सभी कंडीशन की वजह से क्या होता है, हाइपोकैलेसीमिया होता है। देन मेटाबॉलिक एसिडोसिस ड्यू टू इंपेयर्ड एसिड सिक्रेशन, किडनीज का एक और काम क्या है, एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करना। एसिड एक तो क्यों बढ़ रहा है बॉडी में, क्योंकि वेस्ट बॉडी में बढ़ रहा है। किडनीज H पॉजिटिव आयंस को बाहर नहीं निकाल पाएंगे। H पॉजिटिव आयन क्या है, एसिड है, बॉडी से बाहर नहीं निकाल पाएंगी। और HCO3 नेगेटिव जो कि बाइकार्बोनेट है उसको रीएब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, जो कि बेस है। तो जिससे क्या होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन होगी। और भी बहुत सारी चीजें आती हैं जो कि हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। अब सबसे पहले आती है सीकेडी की स्टेजेस, वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी स्टेजेस हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टेज 1, 2, 3A, 3B, 4 एंड 5। तो इसमें ये जो स्टेजेस है ये किस पर बेस्ड है, GFR पर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट पर बेस्ड है। और साथ में ही हम देखेंगे कि क्या क्या डिस्क्रिप्शन रहेगी किडनी की। तो सबसे पहले स्टेज 1 में क्या आता है कि जो GFR है वो 90 या फिर 90 से ज़्यादा होता है। अब इसमें नॉर्मल फंक्शन होगा किडनीज का, लेकिन किडनी में डैमेज है। जैसे कि मैंने बताया था कि किडनीज में स्टार्टिंग में क्या होगा, जो नेफ्रॉन सही है वो काम करेंगे, लेकिन नेफ्रॉन्स में, कुछ नेफ्रॉन्स में डैमेज है, लेकिन बाकी के जो सही नेफ्रॉन है वो प्रॉपर काम कर रहे हैं, और जबकि ज़्यादा ही काम कर रहे हैं, उनका भी काम कर रहे हैं, तो नॉर्मल GFR होगा। उसके बाद क्या आता है स्टेज 2। स्टेज 2 में जो GFR है वो रिड्यूस हो जाएगा, 60 to 89 हो जाएगा। इसमें GFR माइल्डली रिड्यूस हो गया, इट मीन्स किडनी में माइल्ड डैमेज है। स्टेज 3A पे क्या होगा, 45 to 59 और रिड्यूस हो जाएगा GFR, यहाँ पर मॉडरेट डैमेज हो चुका है किडनी में। उसके बाद स्टेज 3B, इसमें 30 to 44, इसमें मॉडरेट टू सीवियर रिडक्शन हो चुकी है GFR में, इतना डैमेज हो गया है किडनी में। अब स्टेज 4 और स्टेज 5 ये इंपॉर्टेंट स्टेजेस हैं, यहाँ पर जो GFR है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है। स्टेज 4 में 15 to 29 रहता है, मीन्स सीवियरली रिड्यूस हो गया है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि किडनीज क्या है, एंड स्टेज रीनल फेलियर के बिल्कुल क्लोज हैं, बहुत कम किडनीज हेल्दी बची है, बाकी ऑलमोस्ट किडनी डैमेज हो गई है। अब स्टेज 5, इसमें जो है 15 से GFR जो है 15 से रिड्यूस हो गया, मीन्स किडनीज फेल हो गई हैं, किडनीज डेड हो गई हैं, दोनों किडनीज काम कर ही नहीं रही। तो जब भी GFR 15 से कम होता है तब हम उसको क्या बोलते हैं, एंड स्टेज रीनल डिसीज बोलते हैं। मीन्स अब किडनीज को बिल्कुल भी
रिवर्सिबल तो ये सारी ही कंडीशन इरिवर्सिबल है, लेकिन एंड स्टेज पर क्या है कि दोनों किडनीज डेड हैं, उनके टिश्यूज वर्क नहीं कर रहे, बिल्कुल भी फिल्ट्रेशन नहीं हो रही ब्लड की। यहाँ पर जो यूरिन आउटपुट है वो बिल्कुल कम होता है, एंड यूरिया 100 ml पर डे से भी कम होता है यूरिन आउटपुट। तो डायलिसिस यहाँ पर रिक्वायर्ड होती है, और ये जो कैंडिडेट्स होते हैं ये किडनी ट्रांसप्लांट के लिए कैंडिडेट्स होते हैं। मीनवाइल ये जब तक इनको किडनी ट्रांसप्लांट नहीं मिलता तब तक इनको डायलिसिस की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद आता है कॉजेज। अब इसके कोज क्या क्या हैं? सबसे पहला जो प्राइमरी कोजेज इसके दो हैं क्रॉनिक किडनी डिसीज के। फर्स्ट जो लीडिंग कोज है जिसके कारण ज्यादातर सीकेडी के पेशेंट्स आते हैं वो है डायबिटीज मेलाइटस, जिसको हम क्या बोलते हैं, डायबिटिक नेफ्रोपैथी बोलते हैं, कि डायबिटीज की वजह से किडनी में डैमेज हुआ है। अब डायबिटीज क्या है? डायबिटीज मतलब ब्लड में बहुत ज्यादा शुगर का लेवल है। तो ये आप ऐसे समझिए कि जैसे कि अगर वाटर में बहुत ज्यादा शुगर हो तो वाटर क्या होगी, बहुत ज्यादा गाढ़ा होगा, विस्कस होगा। तो अगर वैसा वाटर हम बिल्कुल पतली पतली पाइप्स में डालते हैं तो क्या उसमें अच्छे से ब्लड फ्लो करेगा? क्या उन पाइप में प्रॉपर ब्लड फ्लो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो डायबिटिक नेफ्रोपैथी में क्या होता है कि जो किडनीज की जो ग्लोमेरुलस है, ग्लोमेरुलाई हैं, वो बहुत स्मॉल कैपिलरीज हैं, ब्लड कैपिलरीज हैं, जिसके कारण वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाती हैं, उनमें स्कार टिश्यू डेवलप हो जाते हैं ज्यादा ब्लड शुगर होने के कारण। तो डायबिटिक नेफ्रोपैथी के कारण किडनीज बहुत ज्यादा डैमेज होती हैं, फर्स्ट लीडिंग कोज। देन उसके बाद आता है हाइपरटेंशन, सेकंड लीडिंग कोज। ब्लड प्रेशर हाई होना, बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर हाई है। तो ब्लड प्रेशर का हाई का क्या मतलब है कि ब्लड वेसल्स में जो ब्लड फ्लो कर रहा है बहुत ज्यादा प्रेशर से फ्लो कर रहा है। अगेन वो जो ग्लोमेरुलाई हैं वो बहुत टाइनी ब्लड कैपिलरीज हैं, वो इतनी पतली हैं, उनमें इतने अगर प्रेशर से ब्लड जाएगा तो वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगी, वो भी स्कार टिश्यू में थिक होती जाएंगी, स्कार टिश्यू में डेवलप होती रहेंगी। तो ये 2 प्राइमरी कोजेज है। उसके बाद अदर कोजेज क्या आते हैं, जैसे कि एक्यूट किडनी इंजरी के जो कोजेज हमने पढ़े थे। एक्यूट किडनी इंजरी भी अगर टाइमली हम उसको ट्रीट नहीं करते तो वो क्रॉनिक किडनी डिसीज में कन्वर्ट हो जाती है, जैसे कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में क्या होता है कि जो ग्लोमेरुलस है उनमें इन्फ्लामेशन हो जाती है। किस वजह से होता है? इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, ऑटो इम्यून कंडीशन की वजह से हो सकता है, टाइमली ना देखा जाएगा तो सीकेडी में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज ऑब्स्ट्रक्टिव नेफ्रोपैथी। ऑब्स्ट्रक्टिव नेफ्रोपैथी, ऑब्स्ट्रक्टिव का मतलब है कि कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन, किडनीज के बाद कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन है, जैसे कि रीनल कैल्कुलाई, स्टोन की ऑब्स्ट्रक्शन है, वहां पर कोई ट्यूमर है, कैंसर है, तो वो सभी क्या करते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करते हैं। जैसे कि बीपीएच हमने पढ़ा था, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया। तो प्रोस्टेट ग्लैंड जो कि यूरेथ्रा के सराउंडिंग होती है, अगर वो बड़ी हो जाती है, अगर उसका साइज एनलार्ज हो जाता है तो वो यूरेथ्रा को कंप्रेस करता है, जिससे क्या होगा, वो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करेगा, यूरिन बाहर नहीं आएगा, यूरिन किडनीज में ही बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा। तो ये सभी क्या है, जैसे कि स्टोन, कैंसर, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया, न्यूरोजेनिक ब्लैडर, ये सभी ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करते हैं जिससे यूरिन बाहर नहीं आ पाता, यूरिन की रिटेंशन होने लग जाती है किडनीज में, जिसके कारण धीरे धीरे यूरिन का बिल्डअप, जिससे इन्फेक्शन भी होता है और किडनीज भी डैमेज होती हैं। पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज, पीकेडी। पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज क्या होता है? पॉलीसिस्टिक मतलब पॉली मीन्स मैनी, सिस्टिक मतलब सिस्ट। तो किडनी में बहुत सारे सिस्ट डेवलप हो जाते हैं। सिस्ट क्या होते हैं? फ्लूइड फिल्ड होता है, इनमें पानी भरा होता है, छोटे छोटे सिस्ट होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि किडनीज में इन्फ्लामेशन हो जाती है। और ये क्या होता है? जेनेटिक डिसऑर्डर, मतलब ये हेरिडिटरी होता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ये डिसीज ट्रांसफर होती है। तो पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज से भी किडनीज डैमेज होती हैं एंड सीकेडी होता है। देन क्रॉनिक इन्फेक्शन, कोई बहुत लंबे टाइम से इन्फेक्शन चल रहा है या फिर बार बार अगर इन्फेक्शन हो रहा है किडनीज में, पाइलोनेफ्राइटिस इस कंडीशन को बोलते हैं, तो भी सीकेडी होता है। ऑटो इम्यून डिसीज, कोई भी ऑटो इम्यून डिसीज अगर हमारी बॉडी की ही इम्यूनिटी हमारी किडनीज को अटैक करने लग जाती है, जैसे कि अगर ल्यूपस भी ऑटो इम्यून कंडीशन है, उसकी वजह से भी किडनीज डैमेज हो सकती है। कोई भी नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स क्या होते हैं? वो ऐसी मेडिसिन जो कि किडनीज में टॉक्सिसिटी क्रिएट करती हैं, जैसे कि एनसेड्स, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। इसमें जैसे कि डिक्लोफिनेक हो गया, तो ये क्या करते हैं, अगर लॉन्ग टर्म से पेशेंट उसको लेते हैं या बार बार लेते हैं तो किडनीज डैमेज हो सकती है। एंटीबायोटिक्स जैसे कि अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, इवन डायूरेटिक्स भी अगर लॉन्ग टर्म से कोई ले रहा है और प्रॉपर किडनी फंक्शन टेस्ट नहीं हो रहा बार बार, तो डायूरेटिक्स भी क्या कर सकते हैं, किडनी में डैमेज कोज कर सकते हैं। ओल्डर एज, इवन ओल्ड एज 65 प्लस में क्या होता है, क्रॉनिक किडनी डिसीज तो नहीं होता, लेकिन
मीन्स क्रॉनिक किडनी डिसीज हो सकता है लेकिन फेल नहीं होती किडनी। मोस्टली ओल्डर एज में क्या होता है कि किडनीज का जो फंक्शन है वो डिक्लाइन होने लग जाता है विद एज। तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि किडनी फेल ही हो जाए, लेकिन जो उसका फंक्शन है वो कम हो जाता है। उसके बाद आता है सिम्टम्स। अब इसमें क्या क्या सिम्टम्स आएंगे, देखो स्टार्टिंग में तो क्या होता है, जो कि अर्ली स्टेज है, एसिम्टोमेटिक होता है पेशेंट, या तो उसको कोई सिम्टम ही नजर नहीं आता या फिर बहुत माइल्ड सिम्टम्स होते हैं कि वो इतना गौर नहीं करते, पेशेंट डॉक्टर्स के पास नहीं जाते। इसमें अर्ली स्टेज में क्या हो सकता है, पॉलीयूरिया, यूरिन का अमाउंट ज़्यादा हो सकता है। अब यूरिन का अमाउंट ज़्यादा अर्ली स्टेजेस में क्यों हो रहा है, क्योंकि जो नेफ्रॉन्स है वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे यूरिन को। कॉन्सेंट्रेट का मतलब है कि जो वाटर, एक्सेसिव वाटर है उसको रीएब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे। स्टार्टिंग में अर्ली स्टेजेस में ऐसा होगा। देन उसके बाद आता है एडवांस स्टेज। एडवांस स्टेज मतलब जब बहुत ज़्यादा जो डिक्लाइन हो चुका है किडनी का फंक्शन। अब ये जो सिम्टम्स हैं ये किस पर बेस है, सबसे पहले वेस्ट एक्यूमुलेट हो रहा है बॉडी में, यूरीमिया हो रहा है, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रेटिनिन, ब्लड यूरिया, नाइट्रोजन, इन सब का अमाउंट ब्लड में इंक्रीज हो रहा है, तो इसकी वजह से सिम्टम्स आएंगे। मेटाबॉलिक एसिडोसिस की वजह से आएंगे, एसिड का बिल्डअप हो रहा है बॉडी में, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो रहा है, पोटेशियम का लेवल हाई हो रहा है, हाइपर मैग्नीसीमिया हो रहा है, हाइपरफॉस्फेटीमिया, हाइपरनेट्रीमिया, और कैल्शियम का लेवल लो हो रहा है, हाइपोकैलेसीमिया। तो ये सभी चीज़ों की वजह से ये सिम्टम्स आ रहे हैं। प्लस साथ में ही रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन नहीं हो रही क्योंकि एरिथ्रोपोइटिन नहीं है, रेनिन की प्रोडक्शन हो रही है, वो सभी हम पढ़ेंगे कि रेनिन की प्रोडक्शन क्यों होती है किडनीज में, सीकेडी में। तो सबसे पहले आता है फैटीग एंड वीकनेस। देखो थकावट, फैटीग, ये सब यूरीमिया के सिम्टम्स हैं। प्लस साथ में ही एनीमिया, क्योंकि किडनीज एरिथ्रोपोइटिन प्रोड्यूस करती है। जब किडनीज डैमेज हो जाएगी तो एरिथ्रोपोइटिन प्रोड्यूस नहीं होगा, जिससे बोन मैरो से आरबीसीज की प्रोडक्शन नहीं होगी। आरबीसीज की प्रोडक्शन नहीं होगी तो क्या होगा, एनीमिया होगा, जिसके कारण थकावट, फैटीग होती है, वीकनेस होती है। साथ में ही जो वेस्ट प्रोडक्ट एक्यूमुलेट हो रहे हैं ब्लड में वो भी फैटीग और वीकनेस कोज करते हैं। एडीमा ड्यू टू फ्लूइड रिटेंशन। जब एडवांस स्टेज होती है तो किडनीज में क्या होता है, जीएफआर रिड्यूस हो जाता है, किडनीज ब्लड को फिल्टर नहीं कर पाती। जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट रिड्यूस होगा तो जो वाटर है, एक्सेस वाटर, उसको भी रिमूव नहीं कर पाएंगी। जब एक्सेस वाटर को रिमूव नहीं कर पाएंगी तो बॉडी में ही फ्लूइड की रिटेंशन होगी, जिससे क्या होता है, एडीमा होता है। और ये जो एडीमा है ये आईज के अराउंड, फेस पर हो सकता है, एंकल्स में, फीट में हो सकता है, हैंड्स में हो सकता है, तो ये एडीमा होता है। और सीवियर केसेस में क्या होता है कि ये लंग्स में भी एक्यूमुलेट हो जाता है फ्लूइड, जिसको पल्मोनरी एडीमा कहते हैं, जिससे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ये सभी साइन एंड सिम्टम्स आते हैं। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ आ सकती है पल्मोनरी एडीमा की वजह से भी, प्लस साथ में ही एनीमिया की वजह से भी। देन हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। क्यों, क्योंकि फ्लूइड की रिटेंशन होती है बॉडी में। क्रॉनिक किडनी डिसीज में फ्लूइड की रिटेंशन की वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। प्लस साथ में ही ये जो फ्लूइड का रिटेंशन है ये इसलिए भी हो रहा है क्योंकि क्रॉनिक किडनी डिसीज में क्या होता है कि ये जो नेफ्रॉन है ये डैमेज होने लग जाते हैं। जब नेफ्रॉन ज़्यादा डैमेज होते हैं तो वो लीकी भी हो जाते हैं। लीकी मतलब कि वैसे क्या होता है कि नेफ्रॉन से प्रोटीन्स और जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो लीक नहीं होते, लेकिन क्या होता है कि किडनीज में डैमेज की वजह से वो लीकी हो जाते हैं, उनसे प्रोटीन लीक होने लग जाता है। मीन्स यूरिन में प्रोटीन लीक हो जाता है, यूरिन में ब्लड रिलीज हो जाता है, रेड ब्लड सेल्स रिलीज हो जाते हैं। अगर प्रोटीन लीक होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन यूरिया। और कौन सा प्रोटीन, एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन लीक होता है। एल्ब्यूमिन किसके लिए जरूरी है, वैसे तो और भी प्रोटीन लॉस हो सकते हैं, लेकिन एल्ब्यूमिन का क्या काम है, जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनमें जो फ्लूइड है उसको मेंटेन करके रखता है एल्ब्यूमिन। अगर एल्ब्यूमिन नहीं होगा तो ये जो फ्लूइड है ये ब्लड वेसल से टिश्यूज में शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। जब ये टिश्यूज में शिफ्ट होगा तो क्या होगा कि बॉडी में एडीमा हो जाएगा, तो इस वजह से भी फ्लूइड रिटेंशन होती है। देन उसके बाद आता है यूरेमिक सिम्टम्स, यूरीमिया के, कि जो ब्लड में जो वेस्ट इकट्ठा हो रहा है बॉडी से बाहर नहीं जा रहा, उसको बाहर नहीं निकाल पा रही, तो उससे क्या होगा, नोजिया एंड वॉमिटिंग होगा। नोजिया और वॉमिटिंग और लॉस ऑफ एपेटाइट, ये इसलिए होता है क्योंकि जो भी वेस्ट है वो वेस्ट क्या करते हैं, जो जीआई ट्रैक है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक की जो लाइनिंग है उसको इरिटेट करते हैं, जिसकी वजह से नोजिया एंड वॉमिटिंग होता है। साथ में ही भूख नहीं लगती, भूख नहीं लगेगी तो वेट लॉस भी होता है। उसके बाद आता है यूरेमिक प्रोराइटिस। यूरेमिक प्रोराइटिस क्या होता है, यूरेमिक प्रोराइटिस ये स्किन कंडीशन है जो कि क्रॉनिक किडनी डिसीज में देखने को मिलती है, या फिर इसको हम यूरेमिक फ्रोस्ट, ये जो कंडीशन है ये क्या है, यूरेमिक फ्रोस्ट, ये सीवियर किडनी डिसीज में होता है। और ये क्या है, यूरेमिक प्रोराइटिस। प्रोराइटिस का मतलब है कि क्योंकि जब यूरेमिया, ब्लड में यूरिया
क्रेटिनिन, इसका लेवल बहुत ज़्यादा होता है तो इचिंग होती है, क्योंकि ये स्किन को इरिटेट करते हैं। तो इचिंग की वजह से इसको क्या बोलते हैं, यूरेमिक प्रूराइटिस बोलते हैं। तो ये कंडीशन क्या है, यूरेमिक प्रूराइटिस। ऐसे ही जो यूरेमिक वेस्ट है वो स्किन में डिपॉजिट होना भी शुरू हो जाता है, जिसके कारण ये फ्रॉस्टी, ये वाइट कलर के डिपॉजिट दिखते हैं, जिसको हम बोलते हैं यूरेमिक फ्रोस्ट। तो ये कंडीशन भी हो सकती है। उसके बाद मेटालिक टेस्ट एंड बैड ब्रेथ। बैड ब्रेथ और मेटालिक टेस्ट मतलब जो मुंह का जो टेस्ट है वो मेटालिक होगा वेस्ट के कारण, क्योंकि ब्लड में ही वेस्ट है, प्लस साथ में जो ब्रीदिंग होगी पर्सन की वो भी बैड होगी, उससे स्मेल आएगी पर्सन की ब्रीथ से। उसके बाद कॉग्निटिव इंपेयरमेंट। कॉग्निटिव इंपेयरमेंट ये क्या है, यूरेमिक एनसेफेलोपैथी। जब ब्लड में बहुत ज़्यादा वेस्ट एक्यूमुलेट हो जाता है तो वो मेंटल स्टेटस को भी चेंज करता है, जिसको कॉग्निटिव इंपेयरमेंट कहते हैं। इसमें क्या आता है, कन्फ्यूजन आता है, पर्सन कन्फ्यूज रहेगा, ड्राउजी रहेगा, स्लीपी सा रहेगा, प्लस सीवियर केसेस में पर्सन को सीजर्स और कोमा में भी जा सकता है। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। इलेक्ट्रोलाइट नहीं मेंटेन कर पाएगी किडनी, जिससे मैंने आपको बताया कि हाइपरकैलेमिया होगा। हाइपरकैलेमिया, पोटेशियम का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से मसल क्रैम्प्स आएंगे, मसल वीकनेस आएगी। मसल क्रैम्प्स ये क्या है, जब हाइपरकैलेमिया होता है, पोटेशियम का लेवल इंक्रीज होता है तो मसल में वीकनेस आती है, साथ में ही पाल्पिटेशंस होती हैं। एरिथमिया की कंडीशन होती है, जो हार्ट की जो रिदम है वो इरेगुलर हो जाती है। साथ में ही हाइपरमैग्नीसीमिया हो रहा है, हाइपरफॉस्फेटीमिया हो रहा है और हाइपोकैलेसीमिया हो रहा है। जो कैल्शियम का लेवल है वो डिक्रीज हो रहा है। कैल्शियम जब बॉडी में डिक्रीज होता है, ब्लड में उसका लेवल डिक्रीज होता है तो मसल क्रैम्प्स होते हैं, जिसको हम टेटनी बोलते हैं। टेटनी होता है और साथ में ही क्या होता है कि बोन्स जो हैं वो वीक हो जाती हैं, तो फ्रैक्चर के चांसेस भी इंक्रीज रहते हैं। वीकनिंग बोन्स, क्योंकि कैल्शियम नहीं बन रहा तो पैराथायरॉयड हार्मोन क्या करेगा, बोन से कैल्शियम को निकालना शुरू करेगा, जिससे बोन्स वीक हो जाएंगी। उसके बाद ओलिग्यूरिया एंड एन्यूरिया। क्रॉनिक किडनी डिसीज या फिर एक्यूट किडनी इंजरी में क्या होता है, एक्यूट किडनी इंजरी में हमने स्टेजेस पढ़ी थी, जिसमें पॉलीयूरिया भी आता है सेकंड स्टेज में। लेकिन क्रॉनिक किडनी डिसीज में क्या होता है, जैसे जैसे ये एडवांस होती जाती है, सबसे पहले ओलिग्यूरिया होता है। ओलिग्यूरिया क्या होता है, 400 ml पर डे इतना यूरिन या फिर इससे कम यूरिन बनता है। एन्यूरिया क्या होता है, 100 ml पर डे, मतलब 24 आवर्स में 100 ml से कम यूरिन बन रहा है, दैट इज एन्यूरिया। या फिर बिल्कुल ही यूरिन आउटपुट नहीं होता, जैसे ही जो सीवियर केसेस है उसमें एन्यूरिया होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि किडनीज जो है वेस्ट प्लस वाटर दोनों को ही निकाल नहीं पा रही, अब किडनीज फिल्टर ही नहीं कर रही। नेक्स्ट आती है इसके कॉम्प्लिकेशंस। अब क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस अराइज हो सकती हैं। सबसे पहले कार्डियोवास्कुलर, हार्ट पर देखते हैं हम क्या कॉम्प्लिकेशंस अराइज होती है। हाइपरटेंशन, क्योंकि फ्लूइड की रिटेंशन हो रही है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, हाइपरटेंशन हो रहा है, तो हाइपरटेंशन की वजह से, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से हार्ट अटैक आ सकता है। हार्ट पर बहुत ज्यादा वर्कलोड इंक्रीज हो सकता है। एथेरोस्क्लेरोसिस, वेस्ट का बिल्डअप हो रहा है, जिसकी वजह से ओवरऑल सिस्टमिक इन्फ्लामेशन हो सकती है। प्लेक की जो फॉर्मेशन है वो हार्ट की ब्लड वेसल में हो सकती है। पेरिकार्डाइटिस हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है। तो ज़्यादातर जो डेथ्स होती हैं वो क्रॉनिक किडनी डिसीज़ की वजह से क्या होता है कि हार्ट जो है वो फेल हो जाता है, तो हार्ट पर इसका बहुत इफेक्ट देखने को मिलता है। हिमेटोलॉजिकल, ब्लड पर क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि एरिथ्रोपोइटिन प्रोड्यूस नहीं हो रहा तो आरबीसी प्रोड्यूस नहीं हो रहे, तो जिसकी वजह से एनीमिया होगा। न्यूरोलॉजिकल मैंने आपको बता दिया, एनसेफेलोपैथी जिसमें कंफ्यूजन, ड्राउजीनेस, स्लीपीनेस और इवन सीजर्स और कोमा आ सकते हैं। देन आता है मस्कुलोस्केलेटल, मसल्स पर क्या देखने को मिलेगा, रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी। रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी क्यों देखने को मिल रहा है, क्योंकि कैल्शियम बहुत कम है बॉडी में, ब्लड में कैल्शियम कम होने की वजह से क्या होगा, पैराथायरॉयड हार्मोन एक्टिवेट होगा और जिसके कारण वीक एंड ब्रिटल बोन्स होंगी, बोन्स जो होंगी वो ब्रिटल हो जाएंगी, इजिली ब्रेक हो सकती हैं, तो हमें पेशेंट का ध्यान भी रखना होता है कि उसको फ्रैक्चर ना हो जाए। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होंगे, हाइपरकैलेमिया होंगे, हाइपरफॉस्फेटीमिया होंगे, हाइपरमैग्नीसीमिया होंगे और कैल्शियम का लेवल लो रहेगा। हमेशा हाइपोकैलेसीमिया होगा क्रॉनिक किडनी डिसीज में। मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड यूरेमिया, क्योंकि ब्लड में वेस्ट एक्यूमुलेट हो रहा है तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन होगी। मेटाबॉलिक एसिडोसिस में क्या देखने को मिलता है कि बॉडी में जब एसिडिक कंडीशन होती है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन, तो जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो कॉम्पनसेट करता है, तो लंग्स क्या करता है कि CO2 को ज़्यादा बाहर निकालता है बॉडी से। तो जब वो हाइपर वेंटिलेट करता है, हाइपर वेंटिलेट मतलब उसका जो रेस्पिरेटरी रेट है वो इंक्रीज हो जाता है, उस टाइम पर पर्सन का
ताकि वो CO2 को बाहर निकाल सके। कि CO2 क्या है, एक एसिडिक गैस मान जाती है, एक एसिड ही इसकी वजह से बॉडी में बनता है। तो एसिड को बाहर निकालना ये लंग्स का काम है। उस टाइम पर कॉम्पनसेट कर रहा है लंग्स, जिसकी वजह से कॉस्मल्स ब्रीदिंग आती है। तो कॉस्मल्स ब्रीदिंग क्या है कि वो हाइपर वेंटिलेट कर रहा है पर्सन, उस टाइम पर CO2 को बाहर निकाल रहा है। उसके बाद इंक्रीज रिस्क फॉर इन्फेक्शन। ऑफकोर्स जब वेस्ट बहुत ज़्यादा बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाता है तो इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, जिसके कारण जो इन्फेक्शन है उसका रिस्क इंक्रीज हो जाता है। अब डायग्नोसिस कैसे करेंगे? जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है, सीरम क्रेटिनिन देखेंगे। सीरम क्रेटिनिन मींस ब्लड में क्रेटिनिन का लेवल क्या है। साथ में ही क्रेटिनिन क्लियरेंस टेस्ट भी करते हैं परफॉर्म। तो क्रेटिनिन क्लियरेंस टेस्ट क्या होता है कि किडनीज कितना ब्लड फ्री ऑफ क्रेटिनिन कर रही है इन अ मिनट। तो ये GFR जैसा ही होता है, इससे GFR को भी एस्टिमेट कर सकते हैं। सेम ये भी ml पर मिनट में ही देखा जाता है। एक्यूट किडनी डिसीज में मैंने इसका फॉर्मूला भी बताया कि कैसे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। देन उसके बाद आता है ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, कि यूरिया की वजह से जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट है वो ब्लड में इंक्रीज हो जाता है। तो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का लेवल भी इंक्रीज देखने को मिलेगा। क्रेटिनिन, सीरम क्रेटिनिन का लेवल भी इंक्रीज होगा। और हीमोग्लोबिन का लेवल क्या होगा, रिड्यूस होगा। क्यों होगा? एनीमिया के करके। देन उसके बाद आता है एस्टिमेटेड GFR, EGFR। EGFR क्या होगा, इसका लेवल भी रिड्यूस होगा। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सी स्टेज पर है क्रॉनिक किडनी डिसीज के। जैसे हमने पढ़ा स्टेजेस, उसके बेसिस पर EGFR होगा। और जो GFR है ये एज, जेंडर, इवन रेस के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद यूरिन का एनालिसिस करेंगे। यूरिन में प्रोटीन की प्रेजेंस होगी, रेड ब्लड सेल्स की प्रेजेंट होगी। अगर प्रोटीन की प्रेजेंस होगी तो यूरिन क्या दिखता है, फॉर्म ही दिखता है। फॉर्म यूरिन में होती है। हिमेचूरिया, ब्लड टिंट होगा यूरिन। और यूरिन में हम क्या देखेंगे, यूरिन आउटपुट देख सकते हैं। तो इस तरह से यूरिन एनालिसिस करेंगे। उसके बाद अल्ट्रासाउंड ऑफ किडनीज और CT स्कैन, MRI ये सब भी परफॉर्म कर सकते हैं कि कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है किडनीज में, वो देखने के लिए, कैंसर की डिटेक्शन करने के लिए। इवन बायोप्सी भी करते हैं, रीनल टिश्यू थोड़ा सा लेकर उसको अंडर द माइक्रोस्कोप एग्जामिन किया जाता है। अब यहाँ पर हाइपरकैलेमिया, जब हम इलेक्ट्रोलाइट्स का लेवल चेक करते हैं तो इसमें हम इलेक्ट्रोलाइट्स का लेवल भी चेक करेंगे, जैसे कि पोटेशियम, फॉस्फेट, सभी, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इनका लेवल भी चेक करेंगे डायग्नोस्टिक टेस्ट में ही। तो जो हाइपरकैलेमिया है वो ECG में भी दिखता है। ECG चेंजेस दिखते हैं। ECG में हमें क्या दिखता है, सबसे पहले टॉल T वेव्स। जो T वेव होगी वो टॉल होगी और पीक होगी। जो QRS कॉम्प्लेक्स होगा वो वाइडेंड होगा, वाइड QRS कॉम्प्लेक्स होगा। PR इंटरवल जो नॉर्मल है उससे प्रोलोंग होगा, उससे लंबा होगा। P वेव्स क्या होंगी, फ्लैट होंगी और वाइड होंगी। तो ये हाइपरकैलेमिया की ECG है। उसके बाद मैनेजमेंट कैसे करेंगे, तो मैनेजमेंट हम किस बेसिस पर करते हैं, हम सिम्टोमेटिक कंट्रोल भी करेंगे। प्लस मैनेजमेंट का जो गोल है वो क्या है, एक तो कोज को एलिमिनेट करना, जो किडनी डिसीज जितना हो चुका है उससे ज़्यादा ना हो, प्रोग्रेस ना हो, उसको वहीं पर स्टॉप करना और सिम्टम्स को कंट्रोल करना, कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करना। तो ये गोल होगा। सबसे पहले हाइपरटेंशन, क्योंकि ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से, अगर बहुत लंबे टाइम से ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो उसके कारण किडनीज डैमेज होती है। इसलिए ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है पेशेंट के, तो उसके लिए ACE इनिबिटर्स, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर्स देते हैं। ACE इनिबिटर्स खास इनके जो लास्ट में आता है मेडिकेशन में, वो क्या आता है, प्रिल आता है, जैसे कि लिस्नोप्रिल, कैप्टोप्रिल, इनालाप्रिल। तो ये सभी ACE इनिबिटर्स हैं। उसके बाद आता है एंजियोटेंसिन सेकेंड रिसेप्टर ब्लॉकर्स, ARBs। इनके जो मेडिकेशन है लास्ट में एंड होता है सार्टन से, जैसे कि लोसार्टन, कैंडेसार्टन। ये सभी मेडिकेशंस ये क्या है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती हैं। उसके बाद आता है डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स तब देते हैं अगर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव फ्लूइड है, बॉडी के अंदर फ्लूइड रिटेंशन है, तो वो शॉर्ट टाइम के लिए डायूरेटिक्स दे सकते हैं फ्लूइड को मैनेज करने के लिए। बाकी डायूरेटिक्स से भी किडनी डैमेज होती है, तो वो सभी अंडर कंट्रोल कंडीशन और रेगुलर किडनीज की मॉनिटरिंग इसके साथ होती है। उसके बाद एरिथ्रोपोइसिस स्टिमुलेटिंग एजेंट्स। एरिथ्रोपोइसिस स्टिमुलेटिंग एजेंट्स क्या होते हैं, क्योंकि किडनीज एरिथ्रोपोइटिन प्रोड्यूस नहीं कर पा रही, तो ये क्या करते हैं, एरिथ्रोपोइटिन का काम करते हैं। एक तरह से हम बाहर से एरिथ्रोपोइटिन दे रहे हैं। तो इसमें क्या आता है, जो कॉमन एग्जांपल है वो क्या है, एपोजन या फिर इसको एपोइटिन अल्फा भी कहते हैं, एरिथ्रोपोइटिन अल्फा। उसके बाद आता है फोस्फेट बाइंडर्स, क्योंकि फोस्फेट का लेवल हाई हो रहा है बॉडी में, जिसके कारण ये कैल्शियम के साथ बाइंड होता है और कैल्शियम का लेवल भी लो कर देता है। तो फोस्फेट बाइंडर्स हम देंगे जो कि फोस्फेट के साथ बाइंड हो। तो हम बाहर से कैल्शियम एसीटेट देंगे जिससे ये फोस्फेट के साथ बाइंड हो जाएगा और जो हमारी बॉडी में जो फ्री कैल्शियम है वो और ज़्यादा काम नहीं होगा। एंड विटामिन डी के सप्लीमेंट्स देंगे, क्योंकि विटामिन डी एक्टिवेट नहीं कर पा रही किडनीज, तो ये विटामिन डी हम बाहर से दे देंगे।
उसके बाद सोडियम बाइकार्बोनेट फॉर एसिडोसिस। एसिडोसिस की कंडीशन हो रही है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन, इसलिए सोडियम बाइकार्बोनेट हम बाहर से देंगे, जिससे जो पीएच है वो मेंटेन हो जाएगा। उसके अलावा अगर पेशेंट को डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ के लिए प्रॉपर मेडिकेशन, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट देंगे। डायबिटीज़ को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो कॉजेज हैं, जैसे कि अगर इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन को ट्रीट करेंगे, और अगर कोई ऑटो इम्यून कंडीशन है तो उसके लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देंगे, इम्यूनोसप्रेसेंट्स दे सकते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द कोज हमने उसको ट्रीट करना है। देन लास्ट में रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, अगर एंड स्टेज रीनल फेलियर है या फिर अगर एंड स्टेज रीनल फेलियर नहीं भी है तो भी हम मीनवाइल हम पेशेंट का जो जीएफआर है उसको मेंटेन करने के लिए और जो वेस्ट है उसको बाहर निकालने के लिए डायलिसिस करते हैं। डायलिसिस दो टाइप की होती है, हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस। हीमोडायलिसिस में हम क्या करते हैं, एक मशीन में पेशेंट का जो ब्लड है वो एक तरह से एक मशीन होती है जो कि नेफ्रॉन्स की तरह एक्ट करती है, किडनीज की तरह एक्ट करती है और ब्लड को फिल्टर करती है। पेरिटोनियल डायलिसिस में हम सॉल्यूशन डालते हैं बेसिकली एब्डोमेन के अंदर, और वो सॉल्यूशन जो है वेस्ट को फिल्टर कर देता है। तो ये डायलिसिस है। डायलिसिस एक तरह से क्या काम कर रही है, किडनीज का काम कर रही है, जब तक पेशेंट को जो किडनी ट्रांसप्लांट है वो नहीं मिलता। और लास्ट में क्या ऑप्शन रहता है, किडनी ट्रांसप्लांटेशन। तो किडनी ट्रांसप्लांट एक लिविंग डोनर भी हो सकता है उसके लिए, जैसे क्लोज फैमिली मेंबर इसमें बेसिकली होता है, और एक कैडावर से भी हो सकता है। कैडावर मीन्स अभी अभी जो पर्सन की डेथ हुई है और अगर उसने ऑर्गन ट्रांसप्लांट, ऑर्गन डोनेशन के लिए पहले ही फॉर्म फिल किया हुआ है उसकी फैमिली मेंबर ने, तो क्या होता है कि वो ऑर्गन डोनेट हो जाता है, तो उससे भी किडनीज ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है नर्सिंग मैनेजमेंट। तो नर्स को क्या क्या ध्यान में रखना है, सबसे पहले वाइटल साइंस को असेस करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहना चाहिए, तो बीपी, टेम्परेचर, रेस्पिरेटरी रेट, ये सभी चेक करना है। फ्लूइड स्टेटस की कितना फ्लूइड, पेशेंट का जो स्किन टर्गर है वो क्या है, कि फ्लूइड रिटेंशन है, एडीमा है, वो सभी मॉनिटर करना है कि फीट में, एंकल्स में यहाँ कहीं फ्लूइड तो रिटेन नहीं हो रहा। लैब टेस्ट इसमें सभी आते हैं, रीनल फंक्शन टेस्ट, इलेक्ट्रोलाइट्स, इन सभी को मॉनिटर करना है। उसके बाद डेली वेट, पेशेंट का जो वेट है वो डेली लेना है, ऐसा कोशिश करना है कि सेम टाइम पर उसका वेट लिया जाए। इसमें हमें डॉक्यूमेंट करना होता है ये सभी। ये हम इसलिए देखते हैं कि पेशेंट का अगर ट्रीटमेंट चल रहा है तो उसका वेट गेन हो रहा है या वेट रिड्यूस हो रहा है। उसके बाद इनटेक आउटपुट, कितना पेशेंट इनटेक ले रहा है फ्लूइड का और आउटपुट कितना आ रहा है, यूरिन आउटपुट कितना आ रहा है। उसके बाद न्यूरोलॉजिकल स्टेटस असेस करेंगे, इसमें हम देखेंगे कि पर्सन कितना मेंटली ओरिएंटेटेड है, कंफ्यूज तो नहीं है। रिस्ट्रिक्ट फ्लूइड, अब यहाँ पर कुछ डाइट रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, जैसे कि फ्लूइड, सोडियम, पोटेशियम एंड फॉस्फेट, इनको रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। फ्लूइड को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है क्योंकि फ्लूइड रिटेन हो रहा है बॉडी में, तो हमें किडनीज पर और वर्कलोड नहीं डालना, बॉडी में और फ्लूइड को रिटेन नहीं करना। सोडियम को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है क्योंकि इससे हाइपरटेंशन होगा। पोटेशियम को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, पोटेशियम अगर ज़्यादा होता है बॉडी में तो क्या होता है कि कार्डियक अरिदमियाज होते हैं, डिसरिदमिया, जिससे अल्टीमेटली क्या होगा, हार्ट फेलियर हो जाएगा। तो पोटेशियम जो रिस्ट्रिक्शन है ये ज़रूरी है, जैसे कि बनाना हो गया, स्पिनिच हो गया, इन सब में ये पोटेशियम होता है। फॉस्फेट रिस्ट्रिक्ट करना है। अवॉइडिंग एक्सेस प्रोटीन इनटेक, अब देखो ज़्यादा प्रोटीन अवॉइड करना होता है। जो क्रॉनिक किडनी डिसीज के पेशेंट होते हैं इनको 20 to 40 ग्राम पर डे ही प्रोटीन लेना होता है, इस लिमिट में लेना होता है, क्योंकि ज़्यादा प्रोटीन लेंगे तो ज़्यादा वेस्ट बनेगा बॉडी में। प्रोटीन जब ब्रेक डाउन होता है तो क्या बनता है, यूरिया बनता है, तो जितना प्रोटीन होगा उतना ब्लड यूरिया नाइट्रोजन इंक्रीज होगा, तो वो हमें नहीं करना, ज़्यादा और वेस्ट नहीं बढ़ाना ब्लड में। हाई कैलोरी इनटेक, अब प्रोटीन तो ले नहीं रहे लेकिन इसकी जगह क्या है, कैलोरीज को इंक्रीज कर सकते हैं। ऑफर स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स, छोटी छोटी मील्स ऑफर करनी है क्योंकि नोजिया वॉमिटिंग भी हो रहा है। बोन हेल्थ के लिए विटामिन सप्लीमेंट्स ज़रूरी हैं, साथ में ही फ्रैक्चर प्रिकॉशंस लेंगे। उसके बाद मेडिकेशन एडियरेंस, जो भी मेडिकेशंस हैं हम पेशेंट को बोलेंगे इनसे अडियर रहो, मतलब ये इनका जो कोर्स है वो कंप्लीट करें। उसके बाद अवॉइड नेफ्रोटॉक्सिन्स, जो भी नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स होते हैं उनको अवॉइड करना होता है, कंप्लीटली वो स्टॉप कर देने होते हैं। उसके बाद वॉच फॉर हाइपरकैलेमिया साइंस, जो भी पोटेशियम लेवल इंक्रीज होता है उसके साइंस क्या है, जैसे कि ईसीजी में हम देखेंगे मसल वीकनेस, हम देखेंगे ईसीजी में जो चेंजेस आ रहे हैं उसको मॉनिटर करते रहना है। कार्डियक
मॉनिटर हम पेशेंट पर अप्लाई कर सकते हैं। देन आता है साइकोलॉजिकल सपोर्ट, क्योंकि इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, ये छोटी चीज़ नहीं है कि किसी का किडनी वर्क नहीं कर रहा तो जैसे ही पेशेंट को एकदम से पता चलता है तो काफ़ी सारे साइकोलॉजिकल चेंजेस आ सकते हैं, पेशेंट डिप्रेस एंशियस हो सकता है। तो साइकोलॉजिकल सपोर्ट जैसे कि प्रॉपर ट्रीटमेंट, हमें पेशेंट को एजुकेट करना है, प्लस क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी है, स्मोकिंग अवॉइड करना है, एल्कोहल अवॉइड करना है, पेशेंट को प्रॉपर साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना है एंड जो भी ऑप्शंस है वो हमें पेशेंट को एक्सप्लेन करने हैं। एजुकेट ऑन वैस्कुलर एक्सेस केयर, क्योंकि डायलिसिस पर अगर पेशेंट है तो उसका वैस्कुलर एक्सेस होता है, जैसे कि कोई कैथेटर हो सकता है, फिस्टुला हो सकता है, तो उसकी प्रॉपर केयर ज़रूरी है, जिसमें हम पेशेंट को एजुकेट करते हैं कि अगर इसमें इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको कैसे प्रिवेंट करना है, इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना है। तो हैंड हाइजीन प्रॉपर, प्लस इन्फेक्शंस के जो साइंस हैं जैसे कि रेडनेस ऑन कैथेटर साइट, स्वेलिंग या फिर कोई ड्रेनेज हो रही है तो वो हमें भी चेक करना है और पेशेंट खुद भी मॉनिटर करेंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि पेशेंट हर टाइम हॉस्पिटल में ही रहे। जो डायलिसिस वाले पेशेंट होते हैं वो डायलिसिस करवाते हैं एंड घर जाते हैं, तो उनको अपने आप से भी चेक करना है। देन उसके बाद आता है डिस्कस एलिजिबिलिटी फॉर किडनी ट्रांसप्लांट, अगर पेशेंट किडनी ट्रांसप्लांट के लिए एलिजिबल है तो उसके साथ वो एलिजिबिलिटी को डिस्कस करना है। सो आई होप आपको क्रॉनिक किडनी डिसीज क्लियर हुआ। इफ यू अंडरस्टूड दिस लेक्चर देन प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।